वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स था वो पढ़ाया था। जैसे आपको पता हो कि फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे पता होगा आपको जब कभी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर अगर मूव करने की कोशिश करता है तो एट दैट टाइम वहां पर एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है और इस अपोजिंग फोर्स को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन आपको पता है तो मैंने कि सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। सॉलिड के फ्रिक्शन को ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं हम, और ये ड्राई फ्रिक्शन दो क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। उसका पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक डायनामिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे दो टाइप के फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स इक्वल टू और लेस देन एफएल होता है, एफएल मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तब तक हमारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल रहता है। एफ फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए इफ अप्लाइड फोर्स एफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ एल। ओके, और उसके आगे अगर एक्सीड होता है अप्लाइड फोर्स एफ एल के ज्यादा तो एट दैट टाइम ब्लॉक मोशन में आ जाता है, कोई भी चीज मोशन में आ जाता है और उस समय वो चीज जो फ्रिक्शन अफोर्ड करता है सरफेस उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो कभी भी कम या फिर ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा ये पूरा बीट मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला भी बताया था। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, और एन इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो ये सब कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर पूरा पढ़ाया था। उसी कंसेप्ट पर आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये पसंद आते हैं वीडियोस तो आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हो। तो सियर दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है फ्रिक्शन से रिलेटेड जो आपके फ्रिक्शन को कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करवाने वाले हैं, ऐसे सभी क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आप देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ओके, इज रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.15। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स F is equal to 1 Newton, F is equal to 1.96 Newton and F is equal to 2.5 Newton is applied on it. Okay, मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स हमारे एफ ए, इसके वैल्यूज दिए आपको एफ ए का, पहले 1 न्यूटन है, उसके बाद 1.96 न्यूटन, उसके बाद 2.5 न्यूटन, और इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला है उसके फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के वैल्यूज दिए हैं 0.2 एंड 0.15। आपको पता होगा ये ब्लॉक अगर इस टेबल पर रहता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट एक्सेप्ट करेगा, दैट इज एम जी। ओके, और सिमिलरली ये सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करने वाला है जो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। सो इन दिस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू mg। ओके, सो फॉर एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन, तो पहला केस लेते हम, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये अप्लाइड फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो इस कंडीशन में ये ब्लॉक पर क्या होगा वो हम देखते हैं। लेकिन ये फाइंड आउट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो एफ मैक्स जिसे हम एफ एल से इंडिकेट करते हैं वो कितना रहेगा। तो एफ एल का वैल्यू मैंने आपको बताया था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कैन बी फाइंड आउट बाय म्यू एस इंटू एन। ओके, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू 0.22 दिया है जो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो इस कंडीशन में एम जी के साथ इक्वल है, मतलब ये उस ऑब्जेक्ट के उस ब्लॉक के वेट के साथ। तो मास 1 kg उस ब्लॉक का, ओके, जो आपको गिवन डेटा में दिया था, और जी का वैल्यू 9.8 रहेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 1.96 न्यूटन। ओके, तो ये रहेगा हमारा एफ एल का वैल्यू मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ओके, तो अभी देखो अगर अप्लाइड फोर्स हमारा 1 न्यूटन है तो एट दैट टाइम एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ मैक्स होगा। ओके, एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा वो लेस देन एफ मैक्स आएगा। ओके, तो एट दैट टाइम बॉडी रेस्ट में रहेगा। ओके, विच इंप्लाइज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड हेंस
एफ एस का वैल्यू रहेगा एफ एक्सटर्नल के साथ, दैट इज 1 न्यूटन। ऐसा क्यों किया हमने, देखो अब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन था और ये 1 न्यूटन फोर्स एफ एल से कम था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लेस देन और इक्वल टू एफ एल हो तो एट दैट टाइम अप्लाइड फोर्स ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन रहेगा, तभी ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं मूव होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट केस है फॉर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 1.96 न्यूटन। तो आपको पता होगा एफ एल का भी वैल्यू हमारा 1.96 है, तो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एफ एल का वैल्यू भी आ जाए तो तभी भी ये ऑब्जेक्ट जस्ट अपनी जगह से हिलता है लेकिन मोशन में नहीं आता है। ओके, तो एट द टाइम ऑल्सो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 रहेगा पहले केस की तरह और ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में भी एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा एफ एक्सटर्नल, ये एफ एल के साथ इक्वल आएगा, दैट इज एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो आएगा 1.96 न्यूटन। तो इस केस में फ्रिक्शन रहेगा 1.96 न्यूटन। अब थर्ड केस है जिसमें एफ एक्सटर्नल 2.5 न्यूटन है और ये वैल्यू एफ एक्सटर्नल का ग्रेटर देन एफ मैक्स है। बाकी के एग्जांपल में देखो लेस देन, इक्वल टू और अभी ये ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल यहाँ पर एफ मैक्स से। तो इस कंडीशन में नाउ बॉडी इज इन अ मोशन, इन दोनों केस में बॉडी मोशन में नहीं आएगा। ओके, इस केस में जस्ट मूव होगा, इस केस में कभी मतलब मूव होगा ही नहीं, और इस केस में अब वो बॉडी मोशन में आ जाएगा। आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर बॉडी मोशन में आ जाता है तो एट दैट टाइम बॉडी जो फ्रिक्शन अफोर्ड करता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, म्यू के इंटू एन से, वेयर म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू 0.15 दिया है। ओके, तो 0.15 इंटू 1 इंटू 9.8। ओके, तो ऐसा कुछ आएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1.47 न्यूटन आएगा। तो इस कंडीशन में म्यू के का वैल्यू 1.47 न्यूटन आएगा, चाहे आप 1.96 से कितना भी फोर्स क्यों ना एक्सर्ट करें, 1.97 भी अगर वो होता है तो एट दैट टाइम इतना ही फ्रिक्शन अफोर्ड होगा, दैट इज 1.47 न्यूटन। ओके, तो याद रखना अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मतलब भाई हमारे अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन एफ एल हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो एट दैट टाइम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अफोर्ड होता है जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन रहा तो कैसे निकालना, काइनेटिक फ्रिक्शन रहा तो कैसे निकालना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ चेन इज यल। ओके, एक लेंथ है, एक चेन है जिसका लेंथ यल है। ओके, एंड उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है म्यू। ओके, चेन का लेंथ यल है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन व्हिच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। ओके, तो एक चेन का कुछ हिस्सा इस टेबल के नीचे है हैंग करते हुए, और कुछ पोर्शन इसका टेबल के ऊपर है। ओके, तो ये जो हैंगिंग पार्ट रहेगा इसका मैक्सिमम लेंथ निकालना है, मतलब ये हमें y का वैल्यू निकालना है ताकि ये चेन नीचे ना गिरे। ओके, स्लाइड ना करे। तो अब देखिएगा इस चेन में और टेबल में फ्रिक्शन होने वाला है ऊपर के केस में। ओके, मतलब ऊपर जो टेबल की चेन है उसमें और टेबल में फ्रिक्शन होने वाला है। तो एट दैट टाइम जो चेन का वेट रहेगा वो W डैश रहेगा जो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन इस चेन का ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, दैट इज N। ओके, और फ्रिक्शन इस चेन का और टेबल के बीच का होने वाला है F। ओके, F इज द फ्रिक्शन बिटवीन दिस चेन एंड टेबल। ओके, तो ऐसा है पूरा, मतलब बीटे यहाँ पर ये जो चेन का हैंगिंग पार्ट है ना Y, इसका कुछ मास रहने वाला है। ओके, तो और इस मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट होकर mg इतना वेट का कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। अब इस चेन के हैंगिंग पार्ट का जो वेट है ना इसे कौन बैलेंस करेगा, इस चेन में और टेबल में होने वाले फ्रिक्शन। ओके, तो एक लिमिट तक ये हैंडल करेगा। अगर mg का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है f से तो एट दैट टाइम चेन स्लाइड होगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेन दैट कैन हैंग विदाउट स्लाइडिंग निकालना है। इस वजह से हमें मैक्सिमम प्रोबेबल केस मतलब mg को f के साथ इक्वल करके बताना है। मतलब इस केस में फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा इस चेन के हैंगिंग पार्ट के वेट के साथ। ओके, तो इस चेन का जो लेंथ है जो हैंग करने वाला है वो हम y एज्यूम करते हैं। टोटल लेंथ कितना है इस चेन का L, तो ये टेबल के ऊपर जो रखा गया है लेंथ है वो कितना होगा L माइनस y। इज इट ओके? सो लेंथ ऑफ द चेन ऑन द टेबल कितना होगा L माइनस y। ओके, वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल, तो ये जो टेबल पर चेन का पार्ट रहेगा उसका जो वेट है वो W डैश से हम इंडिकेट कर रहे हैं। और ये W डैश कैसे निकाल सकते हैं हम, इस हैंगिंग पार्ट का मास सॉरी इस टेबल पर रखा गया जो चेन का पार्ट है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ओके, तो इस चेन के
टेबल के ऊपर रखा गया जो चेन है उसका लेंथ L माइनस वाई। टोटल मास कितना इस चेन का, कैपिटल M, ओके। और टोटल लेंथ कितना इस चेन का, कैपिटल L, ओके। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ चेन एंड कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस चेन। तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ अगर हम करते हैं तो इसे मास पर यूनिट लेंथ कहा जाता है। इस चेन का छोटा सा यूनिट हिस्सा जो रहेगा ना उसका मास M/L आएगा। लेकिन हमें किस हिस्से का मास चाहिए, जितना चेन इस टेबल के ऊपर है उसका। तो कितना चेन टेबल के ऊपर है जिसका लेंथ है L माइनस वाई। तो हमें यूनिट लेंथ का मास कैपिटल M/L है। तो L माइनस वाई लेंथ का मास कितना होगा, कैपिटल M/L इंटू L माइनस वाई। तो ये फैक्टर आपको हैंगिंग पार्ट जो है, सॉरी, जो टेबल के ऊपर चेन का पार्ट रखा है ना उसका मास देने वाला है जिसका लेंथ L माइनस वाई। तो ये पार्ट रहेगा मास ऑफ द चेन विच इज ऑन टेबल, ओके। तो M/L इंटू L माइनस वाई, ये ट्रिक आपको, मतलब ये ऐसा इक्वेशन आपको बहुत सारे जगह पर लगने वाला है फिजिक्स में, ओके। पहले तो यूनिट सेक्शन का मास निकालना, और जितना सेक्शन का हमें मास निकालना है उस सेक्शन के लेंथ को फिर आगे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फैक्टर आपको हमेशा उस जो चाहिए पार्ट हमें, जिसका मास चाहिए हमें, वो आपको दे देगा, ओके। तो और इस मास को अगर हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टेबल के ऊपर जो रखा गया चेन है उसका वेट आपको मिल जाएगा, डेट इज W डैश, ओके। और यहाँ पर जो W डैश है वही नॉर्मल रिएक्शन होगा, ओके। लाइक दैट हम अब निकालते हैं वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है, Y। पिछली बार की तरह ही करना है, पहले तो यूनिट जो सेक्शन इस चेन का उसका मास निकालना है हमें, दैट इज वो आएगा मास पर यूनिट लेंथ कैपिटल M/L। तो ये यूनिट सेक्शन का मास रहेगा इस चेन के। लेकिन हमें कौन से हिस्से का मास चाहिए, Y हिस्से का चाहिए। जैसे पिछली बार L माइनस वाई हिस्से का मास चाहिए था, तो इस कैपिटल M/L को मैंने L माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया। अब इस बार सिर्फ हमें हैंगिंग पार्ट का मास चाहिए जिसका लेंथ Y है, इस वजह से M/L इंटू वाई ऐसा टर्म से हमें इस हैंगिंग पार्ट का मास मिल जाएगा, ओके। और इसे हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हैंगिंग पार्ट का वेट मिल जाएगा, दैट इज mg, ओके। तो अब देखिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस हैंगिंग पार्ट के वेट को किसने बैलेंस करने को होना, इस चेन और टेबल के बीच के फ्रिक्शन को। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन L माइनस वाई लेंथ मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑफ वाई लेंथ, ओके। तो इस वजह से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ L माइनस वाई लेंथ क्या होगा, म्यू इंटू n, ओके। और इस कंडीशन में n का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, और इस कंडीशन में जो वेट रहेगा हैंगिंग पार्ट का जिसे हम W से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो उसके साथ इक्वल करना है हमें, ओके। तो n का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है W डैश से इक्वल है, सो म्यू इंटू W डैश इज इक्वल टू फिर W आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद अगर हम W डैश का वैल्यू पुट करते हैं जो यहाँ पर मैंने निकाला था, W डैश इज इक्वल टू कैपिटल M/L इंटू L माइनस वाई इंटू G, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले, ओके। म्यू इंटू W डैश मतलब म्यू इंटू M/L इंटू L माइनस वाई इंटू G, ओके। और ये जो W है इसका वैल्यू हमने पहले ही निकाला है M/L इंटू y इंटू जी, ओके। तो M/L इंटू वाई इंटू जी, तो जी गेट कैंसल, ओके। उसके बाद M/L ये पूरा फैक्टर कैंसिल होगा और फिर आएगा म्यू इन ब्रैकेट L माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, ओके। तो फिर अगर हम उसे सॉल्व करते रीअरेंज करते तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू म्यू L डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना, सभी रेफरेंस बुक में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on a plane incline at an angle of 37 degree with horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.7. What will be the frictional force acting on the block? तो उस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने वाला है ये हमें निकालना है, पहली चीज। दूसरा, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, तो वो इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस ब्लॉक पर, ये हमें निकालना है, ओके। तो ऐसे दो कैलकुलेशन हमें करने हैं, ओके। पहले क्या दिया है क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, उसका हम डायग्राम निकालते हैं। मास ऑफ 2 kg, ओके। मास कितना दिया है, 2 kg दिया है एक ब्लॉक का, एक प्लेस किया है उसे इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका इंक्लिनेशन दिया आपको 37 डिग्री, ओके। विथ हॉरिजॉन्टल के साथ एक इंक्लाइंड प्लेन निकाला है जिसका एंगल 37 डिग्री है, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में निकाला है। विथ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेसेस, तो इस ब्लॉक में और सरफेस में फ्रिक्शन होने वाला है जो 0.7 रहेगा। सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने वाला है
ये हमें निकालना है। ओके, तो ऐसा ये कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, तो अब देखिएगा ये ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट होने वाला है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, जो आपको ये कंपोनेंट से मैं बता रहा हूँ। ओके, mg, तो फिर इस mg को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट mg का क्या रहेगा, mg cos ऑफ थीटा। ओके, और दूसरा कंपोनेंट इसका जो रहेगा, जो इस ब्लॉक को मोशन में लाने वाला है, इस कंडीशन में ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो इस वेट का दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा। ओके, और डेफिनेटली अगर ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसे कहां पर खींचने वाला है, ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में n नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होगा और mg sin थीटा यह हमारा अप्लाइड फोर्स होगा। ओके, तो पहले नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस n इज इक्वल टू mg cos थीटा, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 लेते हैं हम अगर, तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू कॉस 37, तो कॉस 37 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 3/5। ओके, कॉस 37 इज 3/5। ओके, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 16 न्यूटन। नेक्स्ट है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएल, एफएल का वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगा, तो म्यू एस का वैल्यू 0.7 उन्होंने दिया था और एन का वैल्यू होगा यहाँ पर mg cos ऑफ थीटा। ओके, जो हमने ऊपर पुट किया है, तो इसका फाइनली यहाँ पर मैंने cos 37 का वैल्यू आपको 0.6 बताया था, ये वैल्यू आएगा 0.6 नहीं आएगा, 0.8 आएगा, दैट इज 4/5। याद रखना, cos 37 इज 4/5। ओके, एंड cos sin 37, ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो फिजिक्स में लगते हैं हमें, याद रखना इनका वैल्यूज। ओके, sin 37 3/5 रहेगा और cos 37 4/5 रहेगा, याद रखिएगा इसे। ओके, तो ये cos 37 था, इस वजह से इसका आंसर 4/5 आ गया। ओके, और फिर ये 16 न्यूटन आ गया। फिर अगर हम नीचे म्यू एस इंटू एन करते तो 0.7 इंटू 16। ओके, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 11.2 न्यूटन। तो ये रहेगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो हमें पहले क्वेश्चन में निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो ये इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स एक्ट करेगा इस ब्लॉक पर, वो निकालना है। तो आपको पता होगा, अगर ब्लॉक मोशन में हो तो इंक्लाइंड प्लेन दो तरीके के फोर्स एक्ट करता है, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में और दूसरा रहेगा फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सरफेस दो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन एफ। तो रिजल्टेंट फोर्स ये सरफेस, ये इस सरफेस का एफ सरफेस हमें निकालना है। तो एफ सरफेस का वैल्यू मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं हम, √f² प्लस n²। ओके, तो n का वैल्यू हमने पहले ही निकाला है 11.2 न्यूटन। अभी हमें f के काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस कंडीशन में हमें, मतलब अगर हम अप्लाइड फोर्स देखते हैं तो वो mg sin थीटा, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 3/5, दैट इज 12 न्यूटन आएगा। और अप्लाइड फोर्स हमारा जो 12 न्यूटन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, इस कारण ये सरफेस जो फ्रिक्शन अपोर्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, और इस कंडीशन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा वही मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह एक्ट करने वाला है। ओके, तो इस वजह से मतलब जो दिया गया कोएफिशिएंट था उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो इसे हमें काइनेटिक एज्यूम करना पड़ेगा और फाइनली इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन रहेगा इस केस में 11.2 न्यूटन। ओके, और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो 16 रहेगा, जो पहले ही निकाला था। तो इन दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर करने के बाद फाइनली इसे स्क्वायर के वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा हमें 19.53 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट आपको करते आना चाहिए, आप बोलोगे कि इतना फ्रैक्शन और इतना हार्ड कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको एक तो नीट के या फिर जेई के ऐसे वैल्यूज दिए जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ओके, तो वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो याद रखिएगा इसे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ horizontal force of 49 Newton is just able to move a block of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and the angle of friction. Coefficient of friction और angle of friction निकालना है। Applied force 49 न्यूटन है,
ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होने के कारण n का वैल्यू mg होगा और वो 10 इंटू 9.8 दैट इज 98 होगा। तो म्यू का वैल्यू आपको पता है f इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, तो म्यू का वैल्यू आएगा एन एफ बाय एन। ओके, तो 49/98 आएगा दैट इज 0.5। तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आपको पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 0.5। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, next question, a body is placed on a rough inclined plane, just begins to slide. Okay, calculate the coefficient of friction if the gradient slope of the plane is 1 in 4। तो आपको अगर स्लोप का वैल्यू 1 in 4 3 in 4 ऐसा अगर दिया तो ये वैल्यू आपको साइन थीटा का लेना है, हमेशा याद रखना इसे। ये इंक्लिनेशन देने का तरीका होता है इनडायरेक्ट। ओके, तो स्लोप का आपको प्लेन मतलब वैल्यू देते हो उसका, तो ये हमेशा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रहता है, दैट इज साइन थीटा। तो जो भी दिया गया वैल्यू है 1 in 4 3 in 4, तो उसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करके साइन थीटा का वैल्यू लेना है हमेशा। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/4 रहेगा। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/√15। अब ये √15 कैसे निकाला वो भी समझ लो। तो हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हमारा जो ट्रायंगल का एनालॉजी होता है उससे। सपोज अगर ये थीटा है, ओके, तो अपोजिट साइड इसका 1 होगा क्योंकि साइन ऑफ थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका अपोजिट साइड 1 रहेगा और हाइपोटेन्यूज 4 रहेगा। तो इसके लिए हमें एडजेसेंट साइड कितना जरूरी है फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, कैसे निकालना इसे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा और उस साइड का वैल्यू मतलब एडजेसेंट साइड का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 15 आएगा। तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड 1 है और एडजेसेंट साइड √15 है, तो इस वजह से tan थीटा का वैल्यू 1/√15 आएगा। और फिर आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आता है tan ऑफ लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर मतलब म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होगा हमारा। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया है। ओके, तो इस वजह से म्यू इज इक्वल टू आएगा tan ऑफ थीटा मतलब भी 1/√15, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर म्यू का वैल्यू मिलेगा दैट इज 0.258। ओके, तो ये रहेगा 5th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिस्फेरिकल एक बाउल दिया है, इफ द देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज म्यू। ओके, एक इंसेक्ट है जो ये हेमिस्फेरिकल बाउल में मतलब इधर से उधर जा रहा है। ओके, और उसका रेडियस ऑफ द बाउल दिया है स्मॉल r। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रोल अप इन द बाउल। ओके, तो ये जो इंसेक्ट है ये कितना मैक्सिमम हाइट तक इस बाउल में जाएगा ये आपको निकालना है। ओके, मतलब उसके और बाउल के बीच में कुछ फ्रिक्शन है तो एक सर्टन हाइट तक ही वो जा पाएगा, उसके आगे अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा, वापस उसे फिर जाना पड़ेगा। ओके, तो इस बाउल का रेडियस आपको स्मॉल आर दिया है जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है। ओके, ये स्मॉल आर का वैल्यू रहेगा। इसके बाद ये रेडियस रहेगा उस बाउल का, ये भी रेडियस है स्मॉल आर। ओके, और हम एज्यूम करते हैं कि ये इंसेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा जो वर्टिकल हाइट क्रिएट करने वाला है कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच। ओके, ये वाला, और इस स्मॉल एच के ऊपर ये जो फैक्टर रहेगा, ओके, उसके सेंटर से स्मॉल एच के ऊपर तो वो y रहेगा। ऐसे हम डिस्टेंस एज्यूम करते हैं और ये एंगल थीटा रहेगा। ओके, जिस एंगल पर ये क्राउल कर रहा है। ओके, और इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर के डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, जो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखो अब ये पॉइंट दिया है, तो इस जो इंसेक्ट है इसका मास वर्टिकली, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, दैट इज रहेगा mg। ओके, और इस वेट को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, दैट इज mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ओके, तो mg sin थीटा इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा लेकिन फ्रिक्शन उसे ऊपर जाने के लिए फोर्स करेगा। इस वजह से एफएल को कौन बैलेंस करने वाला है इस कंडीशन में, यहाँ पर अगर ये स्टेडी है तो यहाँ पर एफएल किसे बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को, और mg cos थीटा इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन हमें देने वाला है।
तो यही लॉजिक से हमें आंसर निकालना है। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा रहेगा और एफ एल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आएगा एफ एल बाय एन। एफ एल का वैल्यू आपको पता होगा म्यू एन डिवाइडेड बाय एन होगा, एन गेट कैंसिल और फाइनली वी गेट द आंसर एज म्यू। ओके, तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो टैन ऑफ थीटा का वैल्यू ए बी बाय ओ बी रहेगा। ओके, ए बी मीन्स ए बी मतलब एक अपोजिट साइड रहेगा इस ट्रायंगल का, और ओ बी मतलब अगर हम देखते हैं तो उसे y से हम इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ए बी बाय ओ बी इज इक्वल टू म्यू आएगा। ओके, तो हम इस ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड इस ट्रायंगल का। अपोजिट साइड कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर क्या रहेगा, उस बाउल का रेडियस रहेगा। ओके, ओ ए, तो यहाँ पर ये y है। ओके, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होगा वैल्यू ए बी का। ओके, ट्रायंगल के एनालॉजी से निकालो। ओके, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल थीटा है, अपोजिट साइड इस ट्रायंगल का ए बी है, एडजेसेंट साइड उसका y है और हाइपोटेनियस उसका स्मॉल r है। तो अगर हमें एडजेसेंट साइड ए बी चाहिए, सॉरी अपोजिट साइड ए बी, तो ये क्या आएगा फिर ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आने वाला है, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, तो मतलब ए बी चाहिए, तो ए बी का वैल्यू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम इस कंडीशन में पुट करने वाले हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। ओके, तो ऐसा ये वैल्यू रहेगा और यहाँ पर आएगा फिर म्यू। ओके, मतलब जो यहाँ पर किया था हमने tan ऑफ थीटा का वैल्यू म्यू, तो वही वैल्यू को हमने सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करके निकाला है। ओके, फिर अगर हम इसे रीअरेंज मतलब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये म्यू y ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आएगा। ओके, तो फाइनली हमें y का वैल्यू मिलेगा आर स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो उसको अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो फाइनल आंसर मिलेगा y का r डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं कि वो कितना हाइट पर घूमने वाला है। अगर नीचे से हाइट पूछते हैं वो, तो एट द टाइम इसका आंसर रहेगा r माइनस वाई। ओके, इतने हाइट पर वो नीचे से क्राउल करने वाला है। ओके, और ऊपर से अगर काउंट करते हैं तो y इतना रहेगा। इस कंडीशन में हमें y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा, नीचे से अगर हाइट निकालना है तो r माइनस आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं हम। A block of mass 1 kg raised on a inclined plane as shown in figure. What must be the frictional force between the block and the incline if the block is not to slide? इस block को हमें slide होने नहीं देना है along the incline when the incline is accelerating to right at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये incline जो plane है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो एट दैट टाइम आपको पता होगा इस ब्लॉक यम पर सूडो फोर्स एक्ट होगा जो इस ब्लॉक को पीछे जाने के लिए फोर्स करेगा। आपको पता होगा सूडो फोर्स के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे 4 या 5 पिछले मॉड्यूल्स में, तो अगर आपने वो देखे तो आपको जरूर ये समझ में आएगा सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स एक्ट होता है तो होल सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से सूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक पीछे जाएगा, और ये सूडो फोर्स अगर निकालना है तो उस ब्लॉक का मास यम और सिस्टम का एक्सेलरेशन ए, इससे हम निकाल सकते हैं, दैट इज यम ए। तो इस वजह से ये कंपोनेंट जो है इस ब्लॉक पर वो मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया। बाकी कंपोनेंट एज यूजुअल है, जैसे हम लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन यन ऊपर के डायरेक्शन में, एम जी नीचे के डायरेक्शन में। ओके, और इस एम जी को डिवाइड करना है दो कंपोनेंट्स में, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। ओके, लाइक दैट ये एम ए को हम रिजोल्व करने वाले दो कंपोनेंट्स में, एम ए कॉस 37 एंड एम ए साइन 37। ओके, तो एम ए को भी रिजोल्व किया है यहाँ पर और एम जी को भी किया है। तो इस केस में देखो आप नॉर्मल रिएक्शन यन किसके साथ इक्वल होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, और उनके वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल जाएगा, एम का वैल्यू 1 दिया था, जी का वैल्यू 9.8, कॉस 37 0.8 दैट इज 4/5, प्लस एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 3, साइन 37 दैट इज 3/5 मतलब इज 0.6। ओके, तो फाइनल आंसर मिलेगा 9.64 न्यूटन। ओके, तो ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हमारा। और अभी देखिएगा एम जी साइन थीटा इसे नीचे जाने के लिए फोर्स करेगा, तो एम ए कॉस 37
और ये फ्रिक्शन फोर्स या उसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। अगर इस ब्लॉक को हमें रिमेन स्टेडी रखना है, अपनी जगह पर स्टेबल रखना है, तो डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्स। ओके, तो इस mg sin थीटा ने किसे बैलेंस करने को होना, अगर इस ब्लॉक को अगर हमें रेस्ट पे रखना है तो mg sin थीटा मस्ट बी बैलेंस द फ्रिक्शन फोर्स F प्लस ma cos 37। ओके, सो ma cos 37 प्लस फ्रिक्शन फोर्स F, इसने किसको बैलेंस करने को ना, mg sin थीटा को। तभी ये ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, मतलब रेस्ट पे रहेगा, स्लाइड नहीं होगा, मोशन में नहीं जाएगा। ओके, तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स F अगर निकालना है हमें तो mg cos 37 उधर जाके माइनस होगा ma sin 37 से। ओके, तो वही किया, यहाँ पर m कॉमन था, इस वजह से बाहर निकाला, m का वैल्यू 1 है जो यहाँ पर पुट किया। ओके, तो g sin थीटा मतलब 9.8 इंटू 0.6 माइनस a cos 37। ओके, तो a का वैल्यू 3 और cos 37 का 0.8, तो इसे किया तो फाइनल आंसर मिल गया 3.48 न्यूटन। ओके, तो ये रहेगा हमारा इस केस में मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। ओके, जो हमें निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस, तो सेकंड कैलकुलेशन म्यू एस निकालना है। तो आपको पता होगा एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू का वैल्यू एफ बाई एन होगा। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हमारा 3.48 है और नॉर्मल रिएक्शन 9.64 है, तो इसे अगर हम डिवाइड करते तो फाइनल आंसर मिलेगा 0.36। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। Next question, a cubical block raised on an inclined plane where mu they given 1 by root 3, determine the angle through which the plane to be inclined to the horizontal। तो उस प्लेन को कितने एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन करना है ताकि ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड हो। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया है, निकालना है। ओके, और म्यू का वैल्यू दिया है, तो एंगल ऑफ रिपोज हम कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स म्यू से। तो tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 आएगा, और जिसका एंगल रहता है आपको पता है tan 1 बाय रूट 3 कब होता है, 30 डिग्री में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg slide on an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is root 3 by 2. What force must be applied to the block so that it moves down the plane without acceleration? Okay, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें उस ब्लॉक पर ताकि वो मूव हो सके डाउन द प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, विदाउट एक्सेलरेशन मतलब फ्री फॉल से उसे नीचे जाना है। ओके, फ्री फॉल के केस में मतलब एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं होगा और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जाने वाला है। ओके, तो देखिएगा ब्लॉक का मास 2 kg दिया है, स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक इंक्लाइंड दिखा है जिसका एंगल 30 डिग्री है, मास इसका 2 kg है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। ओके, जो इस कॉम्पोनेंट्स में मैंने आपको बताया, और इस mg को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, mg cos थीटा, थीटा से रिलेटेड कॉम्पोनेंट, ये थीटा इस कंडीशन में, और ये mg sin थीटा होगा। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में n ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। ओके, और इस केस में देखिएगा अब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज म्यू इनटू n। ओके, सो व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना है इस ब्लॉक के ऊपर F, ताकि ये ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन नीचे मूव हो सके। ओके, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन हमें 0 चाहिए। ओके, तो वो फोर्स F हमें निकालना है। ओके, एंड दूसरा कैलकुलेशन करना है हमें, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ओके, पहले तो डाउन मूव करवाना है और उसके बाद अप मूव करवाना है, तो उन दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन n यहाँ पर mg cos थीटा है। ओके, तो अगर हमारा अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके, F, तो एट द टाइम F प्लस mg sin थीटा, जो एक डायरेक्शन में उनको ऐड कर रहे हैं हम, माइनस F होगा। ओके, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन। ओके, अगर ये कंडीशन अराइज होता है तो इसी कंडीशन में हमें अप्लाइड फोर्स निकालना है, तो इसे हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो F का वैल्यू म्यू n यहाँ पर पुट किया है। ओके, और फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा आएगा, दैट इज n का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, mg cos थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, इसके बाद ये mg sin थीटा उधर जाके माइनस होगा, तो mg इन ब्रैकेट आएगा म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा।
तो ये करने के बाद फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, दैट इज 24.5 न्यूटन। तो इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन नीचे मूव हो सके। ओके, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा ये स्लाइड, तो मैं अच्छे से रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक, the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. What is the force of friction on the block? Okay, if acceleration of the truck is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ट्रक इस कंडीशन में ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये भी एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट है। तो उतने ही ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये ब्लॉक पीछे जाएगा और उसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा। तो ये सूडो फोर्स हम यम इंटू ए से निकालेंगे। इस केस में ट्रक का सरफेस, ये गिवन डायग्राम दिया उन्होंने हमारे क्वेश्चन में, इस वजह से हम इसे ले रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि सरफेस प्लेन है। ओके, अगर वो इंक्लाइंड होता तो फिर एम जी का कंपोनेंट लेते हम नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर, लेकिन यहाँ पर प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन एम जी के साथ इक्वल आएगा। और डेफिनेटली आप ये ब्लॉक अगर राइट डायरेक्शन में जाएगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होने वाला है, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, और इस केस में यफ का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यमे रहेगा। ओके, और वो यमे आएगा मास ऑफ ब्लॉक 1 kg और एक्सेलरेशन 5, तो 5 न्यूटन फोर्स उस ब्लॉक पर अप्लाई होगा। ओके, और उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हम निकालते हैं तो वो होगा एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस का वैल्यू आएगा 0.6 जो उन्होंने दिया था, एन का वैल्यू एम जी जो यहाँ पर पुट किया है, फाइनल आंसर आएगा 5.88 न्यूटन। ओके, तो अप्लाइड फोर्स एफ देखो यहाँ पर 5 न्यूटन ही है, और इसका फ्रिक्शन कितना अपोर्ड हो रहा है, एफ एल का वैल्यू 5.88 न्यूटन। तो इस वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं होगा। ओके, दिस ब्लॉक विल नॉट मूव। ओके, बिकॉज अप्लाइड फोर्स एफ इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इस वजह से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक 0 रहेगा। ओके, अगर ये ब्लॉक मूव होता तो एक्सेलरेशन जनरेट होता, और फिर उसका एक्सेलरेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक निकालना पड़ता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन ना होने के कारण ये ब्लॉक रिमेन स्टेडी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ओके, तो ऐसे पूरे क्वेश्चंस हो गए 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर करो। आज हम ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक नेक्स्ट बीट रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। थैंक यू।